वेलकम टू यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम आपका आसानी से निकल सके। तो हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो इस तरह से है, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, यानी कि लाइट जो है हमेशा किस रास्ते गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, प्रकाश से कौन सी तरंग निकलती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप सबको ये क्वेश्चन का कुछ आंसर भी मालूम होगा, आप ध्यान से देखेंगे। जो आंसर नहीं मालूम है उसे आप नोटबुक में लिख के याद भी कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपका तीसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो आपका हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। और हवा में भी प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड ही होती है। तो निर्वात में और हवा में प्रकाश की चाल आपस में बराबर होती है, जो 2021 एग्जाम में भी पूछा गया है। अब जो है हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से कहा गया है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, किरणों के समूह को कहते हैं हम लोग, वो कहते हैं प्रकाश पुंज। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश पुंज। उसके बाद का सवाल है 5वां नंबर क्वेश्चन जो है इस तरह से कहा गया है, 3 आत्मदीप्त पदार्थ का नाम बताएं। यानी कि 3 ऐसे पदार्थ का नाम बताना है जिसमें खुद की रोशनी हो, यानी कि प्रकाश हो। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सूर्य, उसका लिख सकते हैं आप तारा, उसका लिख सकते हैं आप यहाँ पे मोमबत्ती। ये सब जो है वो आपका हो जाएगा आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनस। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जिस पदार्थ से प्रकाश पार नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिससे प्रकाश पार नहीं करेगा उसे हम लोग कहेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ आपका कहलाएगा। जैसे आपका लकड़ी हो जाएगा, ये सब आपका अपारदर्शी है। उसके बाद हम लोग 7वां क्वेश्चन को देखेंगे। 7वां क्वेश्चन आपको इस तरह से कहा गया है, सबसे अच्छा परावर्तक सतह किसका होता है। यानी कि किस की परावर्तक सतह सबसे अच्छी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चांदी। तो चांदी की परावर्तक सतह सबसे अच्छी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह से कहा गया, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम आपको बताए भी होंगे, पूरा नियम भी लिखा है, जो नहीं देखे होंगे पीछे उसका क्लास अपलोड है, जो भी पढ़ाई हो चुकी है, और उसी में से ये क्वेश्चन बनाया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। एक्सरसाइज 1 का जितना भी क्वेश्चन आज पढ़ाई होगी वो सब में से ही एग्जाम में आने वाला है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपका 2 नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का। उसका हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है, आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम बताया गया था कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये जो आपतन कोण है वो किस कोण के बराबर होगा। परावर्तन कोण के बराबर होगा, जिसे हम लोग कोण आर कहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है 10वां नंबर, किस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है। कौन सा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, यानी कि जहां से रिफ्लेक्ट होगा वो धंसा होता है।
तो वो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, धसी होती है, और उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। उसके बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, किस दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा लग जाएगा, यानी कि हमेशा हर बार वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण है वो, तो वह दर्पण आपका हो जाएगा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनता है। उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, दर्पण के सूत्र को बताएं। दर्पण सूत्र पढ़ाई हुई थी, लेंस सूत्र भी हुआ है, तो दर्पण सूत्र को बताना है। तो दर्पण सूत्र आपका हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर में आपका हो जाएगा 1/f। और लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र में यहाँ पे क्या होता है, बीच में माइनस होता है, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसकी विशेषता पूछी गई है। चलिए हम बताते हैं उत्तल दर्पण में ऐसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और यहाँ पे काल्पनिक बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज जो बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से कहा गया 14 नंबर में, किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 है। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 है। तो फोकस दूरी पूछा गया। आपको मालूम होगा फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है F बराबर r/2 होता है फॉर्मूला, यानी कि F निकालना, F का फॉर्मूला होता है F बराबर r/2। r का मान कितना आपका है, 20 है, बटा में 2 कट के कितना जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो किसी गोले दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। त्रिज्या आपका 20 है, फोकस दूरी कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन को, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखने पर सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को 6 जगहों पे रखे थे, अलग अलग प्रकार का उसका प्रतिबिंब बना था, उसका आकार बना था। हमसे पूछा गया कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखेंगे कि उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो स्थान होता है ये आपका हो जाएगा ध्रुव, ध्रुव और फोकस के बीच, यानी कि मुख्य फोकस के बीच, ये आपका आंसर हो जाएगा। जहां पे हम लोग हजामत में वस्तु को रखते हैं वहीं पे वही आपका यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा, ताकि वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वो काल्पनिक बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतिम में यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद और क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे हम लोग। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब जो है आपका, यानी कि इमेज जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। तो हम लोग इसके बाद और भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा, आज हम लोग सब क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग आखिर तक देखिएगा और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 17, हजामत में किस दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि सेविंग दर्पण के रूप में किसका उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। तो सेविंग दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके बाद का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस तरह से, गाड़ी के साइड मिरर में, यानी कि बाइक हो या 4 व्हीलर हो, उसके किनारे में ड्राइवर के पास जो होता है उसको हम लोग साइड मिरर कहते हैं। उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो वहां जो उपयोग होता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर में। इसके बाद का क्वेश्चन है, गाड़ी के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट, हेडलाइट के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो वहां जो उपयोग होता है आपका वो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। साइड मिरर रहेगा, उत्तल दर्पण और हेडलाइट रहेगा, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण।
उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आवर्धन का मात्रक क्या होता है। यानी कि मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़े होंगे, जो भी आपका क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे सबको हम लोग पढ़ चुके हैं, सबका वीडियो भी अपलोड है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यहाँ अनुपात में होता है, वो कट जाता है, इसीलिए हम यहाँ कहेंगे कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं है। तो आवर्धन का ऐसा मात्रक अगर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। उसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण होता है। सोलर कुकर में जो आपका दर्पण होता है वो आपका होता है अवतल दर्पण। क्या लिखे यहाँ पे होगा, यहाँ पे अवतल दर्पण सोलर कुकर में होता है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है। तो अवतल दर्पण का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। उम्मीद करते हैं ये सब आपको, आप अगर वीडियो देखे होंगे तो ये सब आपको याद भी होगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गोले दर्पण की फोकल दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है। तो गोले दर्पण की जो फोकल दूरी होगी वो त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आधी, यही होता है। फॉर्मूला की बात करेंगे तो एफ जो होता है वो त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। उसके बाद का क्वेश्चन अगर देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखने पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अवतल दर्पण में 6 जगह पे वस्तु रखी जाती है, वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, तो बराबर बनेगा। तो ये होता है आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र एक ऐसी जगह होती है जिसको हम लोग केंद्र लिख सकते हैं, या वक्रता केंद्र लिख दीजिए, वक्रता केंद्र। जहां पे वस्तु को रखते हैं तो समान आकार का ही बनता है, वस्तु का स्थान और प्रतिबिंब का स्थान भी एक ही जगह होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हवा में, पानी में, कांच में हम सब बता चुके हैं आपको। तो पानी में जो होता है प्रकाश की चाल वो 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 आपका हो जाएगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे कौन सा माध्यम कहते हैं। आपको हम पढ़ाए थे एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम, एग्जाम्पल भी देके आपको पूरा समझाए भी थे। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। ये आपका आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, किस कारण पानी में रखी छड़ी हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये जो कारण होता है वो होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हम इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाए थे, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव को बताए थे, वहां बहुत सारी घटनाएं होती है, वो सब भी आपको बता चुके हैं। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 इस तरह से कहता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो आपका हो जाता है 2.42। ये आपका हीरे का अपवर्तनांक होता है। इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं, जिस लेंस के बीच का भाग पतला हो उसे क्या कहते हैं। जिस लेंस के बीच का भाग पतला, हम लोग पढ़ चुके हैं, एक लेंस ऐसा होता है, एक लेंस ऐसा होता है। देखिएगा बीच का भाग पतला कौन है, इसमें है, और इस लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, अवतल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा इसका, अवतल लेंस। इसके बाद का क्वेश्चन आपका इस तरह से कहता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। पावर ऑफ लेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायऑप्टर। क्या होता है, डायऑप्टर। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर, जिसे हम लोग डी द्वारा सूचित भी करते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन आपका इस तरह से है, -4D मतलब के -4 डायोप्टर क्षमता का कोई कौन सा लेंस होगा। यानी कि कोई लेंस है जिसकी क्षमता दी हुई है -4D, तो बोला गया कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस होगा। इसकी पहचान हम लोग चिन्ह देख के करेंगे। माइनस में है
तो किस लेंस की क्षमता माइनस में होती है? तो अवतल लेंस की होती है। अवतल लेंस की क्षमता किसमें होती है? हमेशा प्लस यानी कि पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? अवतल लेंस, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है हमेशा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। एक लेंस की क्षमता 5D है, तो फोकस दूरी क्या होगी? हमें फोकस दूरी निकालना है, एफ का वैल्यू निकालना है। ध्यान देंगे, पहले पढ़ा चुके हैं, एफ का फॉर्मूला होता है 1/P। मान रखिएगा 1/P का मान कितना होगा? पावर कितना आपका? 5 डायोप्टर है। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ 1 में 5 से जब भाग कीजिएगा तो 0.2 मीटर 0.2 मीटर आएगा। अगर आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा सेंटीमीटर में तो ये आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। फिर आपका ऑप्शन जैसा रहे, अगर मीटर की बात करेगा तो 0.2 मीटर रहेगा, अगर सेंटीमीटर की बात करेगा तो 20 सेंटीमीटर होगा। ये आपका आंसर निकल गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन का। इसमें प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को और किस नाम से जानते हैं? जी हाँ, बहुत आसान नाम है ये, हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल रूप से पढ़ चुके हैं। इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, इसका फॉर्मूला भी निकलता है। उम्मीद करते हैं आप सबको यह पूरा समझ में आया होगा। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि आपको यह क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो फिर हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 2 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले चैप्टर के साथ।